सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 17 है। तारीख है 21/12/2020। तो यह हमें पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है और इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसा कि ल्हासा की ओर पाठ के लेखक राहुल संकृत्यायन जी ने पिछली वर्कशीट में बताया कि कैसे उन्होंने भिखारी के बेस में तिब्बत की यात्रा की और जब वापस उसी रास्ते से 5 साल बाद लौटे या 5 महीने बाद लौटे तो बहुत कुछ बदल गया था। उन्होंने ये भी बताया था कि जो इज्जत जाते समय हुई थी वो मान सम्मान आते वक्त हमें नहीं मिला, यानी कि रहने तक जगह नहीं मिली। किसी गरीब की झोपड़ी में उन्हें रुकना पड़ा। और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ डाकुओं का खतरा रहता है, लोगों को वो मार देते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई कानून नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें हमने पिछली वर्कशीट में जानी थी। आइए आज की वर्कशीट में क्या है हम जानते हैं तिब्बत के बारे में। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि बताया कि तिब्बत की जो ज़मीन थी वो छोटे छोटे ज़मींदारों यानी जागीरदारों में बटी हुई थी। और बहुत सारा जागीर यानी ज़मीनों का हिस्सा जो था मठों यानी बौद्ध जहाँ रहते थे, भिक्षु जहाँ रहते थे उनको मठ या विहार कहा जाता था। तो विहारों के हाथ में संचालित था, वही उनकी देखरेख करते थे। और उसमें अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार यानी जमींदार कह सकते हैं आप, वो खेती खुद ही कराता था। उसके लिए मजदूर मिल जाते थे। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता था, यानी खेती किस तरह हो रही है क्या इंतज़ाम करना है, वो भिक्षु उसकी देखरेख करता था। और जो जागीर आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया का नाम नमसे था। वो बड़े अच्छे आदमी थे, लेखक से प्यार से मिले। उनका भेष तो भिखारी जैसा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा व्यवहार किया। वहाँ मंदिर था। और कंजूर कंजूर कहते हैं जहाँ बुद्ध के जो वचन थे यानी बुद्ध ने जो भी चीज़ें बोली थी उनका अनुवाद की पुस्तकें उसमें लिख रखी हुई थी, यानी 103 हाथ की लिखी हुई पोथियाँ। वहीं वो आसन लगा, वहाँ वो पढ़ने में ऐसे मग्न हो गए। उन्होंने सुमति को भी कह दिया कि आप अपने यजमान के पास चले जाइए। लेकिन सुमति दोपहर बाद ही आ गए। फिर तिंगी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। फिर उन्होंने पुस्तकें पढ़ने के बाद अपना अपना सामान उठाया और वहाँ से विदा ले ली। तो इस तरह कुछ खास बात जो यहाँ की पता लगी जागीरदारों की, कि उनकी खेती जो है ज़मीन जो है छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है, मठों के हाथ या विहार के हाथ में है, और खेती खुद कराते हैं वो, और मज़दूर उन्हें मिल जाते हैं, और उसके इंतज़ाम देखने के लिए भिक्षु होता है। और सेकर की खेती का मुखिया कौन था? नमसे था। और वहाँ कंजूर यानी बुद्ध के वचन के अनुवाद की 103 पोथियाँ रखी हुई थी। तो इस तरह हमने कुछ खास बात आज जानी। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता है? आइए इसका उत्तर देखें।
पहला प्रश्न हमारा है, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता है? उत्तर है, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता है। तो भिक्षु ही खेती का इंतजाम वहाँ देखता था। दूसरा प्रश्न हमारा है कि सेकर की खेती के मुख्य भिक्षु का क्या नाम था? उत्तर हमारा है, सेकर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम नमसे था। तो सेकर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम नमसे। तीसरा प्रश्न है, कंजूर किसे कहते हैं? उत्तर है, बुद्ध वचन की अनुवादित पुस्तकों को कंजूर कहा जाता है। यानी कि बुद्ध के वचन को जो अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया, वो पुस्तकें कंजूर कहलाती हैं। आइए बढ़ें चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया? उत्तर है कि लेखक पुस्तकों में व्यस्त थे, इसलिए सुमति को यजमानों के पास जाने के लिए कह दिया। क्योंकि पुस्तकों में उनकी रुचि थी, दिलचस्पी थी, और बुद्ध के वचन थे, हाथ की लिखी पोथियाँ थी, इसलिए उन्होंने पुस्तकों में व्यस्त होने के कारण सुमति को वापस जाने के लिए कह दिया। पांचवा प्रश्न हमारा है कि हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है या अनुचित, अपने विचार लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। पांचवें प्रश्न का उत्तर हमारा ये है कि मेरे विचार में यह बिल्कुल अनुचित है। आज के समय में भी समाज में सूट बूट, चमक दमक देखकर व्यवहार किया जाता है। मेरे अनुसार किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र, व्यवहार तथा ज्ञान से होनी चाहिए। तो बच्चों, हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आशा है प्यारे बच्चों, आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। तिब्बत के बारे में और आपको खास जानकारी राहुल सांकृत्यायन जी के इस यात्रा वृत्तांत से मिली होगी, और प्रश्न उत्तर भी आपको समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।